दोस्तों आज हम नेशनल इनकम के लेक्चर नंबर 13 शुरू कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड के हेल्प से आप नेशनल इनकम पे कैसे पहुंच सकते हैं, यानी कि नेशनल इनकम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में आज एक्सपेंडिचर मेथड में ये चार चीज़ का बहुत बड़ा रोल है और इन चार चीज़ को बिना समझे एक्सपेंडिचर मेथड को फॉलो करते हुए आप नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। नेशनल इनकम कहने का मतलब अगर मैं जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी अगर कैलकुलेट कर लेता हूं तो आपका नेशनल इनकम कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा। आपको मालूम है कि जीडीपी से एनडीपी यानी कि नेशनल इनकम पे कैसे पहुंचा जाता है, वो मैं पीछे के लेक्चर में मैं बता चुका हूं। अगर आप ये फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले जो पीछे के 12 लेक्चर कंप्लीट है, आप पहले उन 12 लेक्चर को कंप्लीट करिए, उसके बाद देखिए आपको 100% समझ में आएगा। तो जल्दी से देखते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड में जो चार चीज है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और फोर्थ है नेट एक्सपोर्ट। कहने का मतलब ये एक्सपेंडिचर मेथड में कि पहले एक्सपेंडिचर मेथड का एक मतलब पढ़ के बता दे रहा हूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ होगा, आप देख लीजिए, उसके बाद मैं इसका आगे मतलब एक्सप्लेन करता हूँ। According to expenditure method, national income is measured in terms of expenditure on the purchase of final goods and services produced in the economy during an accounting year. It is also called consumption and investment method और income disposal method। मतलब ये कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड में जो भी एक इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज पे जो फाइनल कंजम्पशन किया गया है, फाइनल खर्चा किया गया है, उसको हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो जो खर्चा है वो चार लोग करते हैं। खर्चा जो है वो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करने, कंज्यूम करने, खरीदने में चार लोग खर्चा करते हैं। एक नॉर्मल हाउस होल्ड की बात करते हैं तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी एक हाउस होल्ड जो भी खर्चा करता है अपने गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करने में, वो सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा। एक इकोनॉमी में जो भी एक साल के अंदर में प्रोड्यूस हुआ है उसको हाउस होल्ड ने जितना रुपए उस गुड्स को खरीदने पर खर्चा किया है तो उसकी वैल्यू को क्या बोलेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैं इन सबको अभी एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा कि इसको लिखते कैसे हैं। नोट्स में जो मैं आपको बुक्स बता रखा हूं, अपना जो बुक्स बनाया है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। मैं बेसिक आपको ऐसे पढ़ के बता दे रहा हूं, तो आप जल्दी से देख सकते हैं कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाई द इंडिविजुअल हाउस होल्ड एंड नॉट प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑफ सर्विंग सोसाइटी ऑन ऑल टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। यानी कि इसमें जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ का आपने नाम सुने होंगे, तो जो एनजीओ जो खर्चा करते हैं वो किसके लिए, एक हाउस होल्ड के लिए तो करते हैं, वो अपना उनका बिजनेस तो है ही नहीं, उनका प्रॉफिट मोटिव तो है ही नहीं। तो इसका मतलब जो भी कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी खर्चा किया जाता है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने पे, वो सारा का सारा किस में आ जाएगा, आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। दूसरा जो है सरकार खर्चा करती है, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सरकार क्या क्या चीज पर खर्चा करती है जरा एक बार देख लेते हैं। It refers to the expenditure incurred by the government on various administrative service like defense, law and order, education, etc. हाँ जी, सरकार आपने देखे होंगे कि गवर्नमेंट स्कूल होता है, स्कूल पे सरकार खर्चा करती है। हॉस्पिटल्स आपने देखे होंगे, लॉ एंड ऑर्डर यानी आपने देखे होंगे पुलिस जो आसपास में होते हैं, ये पुलिस वाले, इन सबको सैलरी कौन देता है, सरकार ही तो देती है। आपने आर्मी में देखे होंगे तो आर्मी इन सबको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, इन सबको जो कंट्रोल करती है सरकार करती है, इन सबको सैलरी भी कौन देती है, गवर्नमेंट ही देती है। क्या इनके बदले में सरकार को कहीं से कोई रेवेन्यू जनरेट होता है, ना जी ना। आपने देखे होंगे कि पुलिस वाले से सरकार को क्या रेवेन्यू मिलता है, नहीं। तो एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए जो है, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने के लिए जो है सरकार उनको कुछ पेमेंट करती है, ठीक है। तो वो होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। थर्ड है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड फोर्थ है नेट एक्सपोर्ट। ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि एक टेरिटरी में जो भी कैपिटल फॉर्मेशन दो तरह का मैंने बताया था कि एक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल में चेंज कितना आया है, तो वो एक होता है फिक्स्ड कैपिटल और इन्वेंट्री। फिक्स्ड कैपिटल के 3 पार्ट है, मैं एक एक करके बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और इन्वेंट्री ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब चेंज इन स्टॉक,
पहले हम इन 3 की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी बात करेंगे। तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में सबसे पहला जो है आपका ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ये ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? एक एंटरप्रेन्योर है, एक कंपनी है, एक फर्म है, तो वो जो अपना बिजनेस करती है तो उस बिजनेस के लिए अगर प्रोडक्शन का काम करती है तो मशीनरी की जरूरत होगी, कंप्यूटर की जरूरत होगी, इक्विपमेंट की जरूरत होगी। तो जितने भी मशीनरी, कंप्यूटर, इक्विपमेंट अगर ये एक साल में जितना नया खरीदी है तो उसको कहते हैं ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक प्राइवेट कंपनी जो भी अपने फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करती है। ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि एक आम इंसान, आप हम जो है अपने रहने के लिए घर बनाते हैं, तो अपने रहने के लिए घर बनाते हैं तो वो किस में आ जाएगा? आपका ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट में। यहाँ पे जो आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आपने वो गुड्स एंड सर्विसेज जो कंज्यूम करने के लिए, खाने पीने के लिए, यूज करने के लिए जो आपने खरीदने पे खर्चा किए वो यहाँ पे कंसीडर किया गया। बट घर जो है उसमें हम रहते हैं तो वो जो आपका आ जाएगा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब मैं ऑलरेडी पीछे के लेक्चर में मैं बता चुका हूं, तो आप उसको देख के यहाँ पे समझ सकते हैं, ज्यादा डिटेल से यहाँ नहीं बताऊंगा। तो कैपिटल फॉर्मेशन, आप नया बिल्डिंग बना लिए, रहने के लिए घर बना लिए, तो किसमें आ जाएगा? ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? सरकार जैसे फ्लाईओवर बनाती है, सरकार जैसे फ्लाईओवर रोड बनाती है, सरकार जो हॉस्पिटल बनाती है, स्कूल बनाती है, यहाँ पे जो सरकार का जो खर्चा था गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकार आप लोगों को जैसे राशन देती है फ्री में, तो राशन पे सरकार खर्चा करती है ना, तो वो राशन का खर्चा यहाँ आ गया। लॉ एंड ऑर्डर पे जो सरकार खर्चा करती है मेंटेन करने के लिए, तो वो यहाँ पे आ गया। बट सरकार ने एक हॉस्पिटल बनाया, सरकार ने एक स्कूल बनाया, सरकार ने एक मंदिर कुछ भी बनाया, तो ये सारा क्या जो आ जाएगा? ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में तीनों चीज आ जाएगा। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में चेंज इन स्टॉक, जैसे एक बिजनेसमैन की बात करें तो बिजनेसमैन क्या होता है? बिजनेसमैन 2 तरह का चीज खरीदता है, एक मशीनरी, वो जो बिजनेस में यूज करने के पर्पज से, तो जो यूज करने के पर्पज से खरीदा है वो उसका आ जाएगा ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में। बट वो चीज जैसे एक लकड़ी खरीदा है और उस लकड़ी को फर्नीचर में कन्वर्ट करके उसको बेचेगा, तो वो जो लकड़ी हो गया या फर्नीचर हो गया जो बेचने के पर्पज से उसने बनाया है उसे कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, चेंज इन स्टॉक। सपोज पहले से उसके पास 10 फर्नीचर था बेचने के लिए, पहले से कितना था? 10 फर्नीचर था उसके पास बेचने के लिए बना हुआ, और आज के डेट में यानी 1 साल जब खत्म हो गया तो उसके पास 25 फर्नीचर है, वो जो अभी बिका नहीं है, बेचने के लिए बचा हुआ, जो अभी बिकना बाकी है। तो जो बिकना बाकी है 25 फर्नीचर और पिछले साल का 10 फर्नीचर जो बिकना रह गया था, तो बताओ कि इस साल आपने कितना इन्वेंट्री में इन्वेस्ट किए। इन्वेंट्री का मतलब ही यहाँ पे है कि वो सामान जो आपने या तो बेचने के पर्पज से लाए हो या आपने बनाए हो, प्रोड्यूस किए हो बेचने के पर्पज से। तो 10 पिछले साल का था, 25 इस साल के एंड में है, तो बताइए इस साल वो जो एडिशन हुआ है आपके स्टॉक में, इन्वेंट्री में, जो बेचने के लिए लाए थे बिका नहीं, इस साल एडिशन 10 तो पहले से था और 25 अभी भी है, तो इसका मतलब कितना एडिशन हुआ है? 15। तो ये 15 आपका चेंज इन स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। इस 15 की जो वैल्यू होगी उसी को कहते हैं यहाँ पे चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन दोनों का सम कर देंगे तो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का क्योंकि ये सब कुछ बता दिया है, मेरे जो नोट्स है उसमें डिटेल से लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है नेट एक्सपोर्ट्स, और नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। अगर हम एक ही कंट्री यानी इंडिया में ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान खरीदते बेचते हैं, खरीदने को परचेज कहते हैं, बाय कहते हैं, और बेचने को सेल कहते हैं। बट अगर हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर हम सामान बेचते हैं तो उसको एक्सपोर्ट कहते हैं, और दूसरे कंट्री से हम अपने कंट्री में सामान खरीद के लाते हैं तो इंपोर्ट कहते हैं। तो हमने बाहर कितना बेचा एक्सपोर्ट, माइनस बाहर से हमने कितना खरीद के लाए, हमने कितना बेचा एक्सपोर्ट, बाहर से हमने कितना लेके आए इंपोर्ट, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा नेट एक्सपोर्ट्स होगा। तो हमें नेट एक्सपोर्ट्स को यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आउटसाइडर
ने कितना यहाँ से खरीदा, यानी कि हमारे यहाँ डोमेस्टिक टेरिटरी में बना हुआ सामान जो है वो आउटसाइडर ने कितना कंज्यूम किया, हम उसकी बात करें। एक चीज और यहाँ पे मैं बता दूं कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट की बात करेंगे, यानी कि भारत के जो नॉर्मल रेजिडेंट है उन्होंने इंडिया में खरीदा हो कोई सामान या इंडिया से बाहर कहीं से भी सामान खरीदा हो, वो सारा का सारा जो है वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। हाँ, अगर कोई फॉरेनर है जो कि इंडिया का नॉन रेजिडेंट है, वो इंडिया में आके कोई सामान खरीदता है तो खरीदा हुआ चीज कंसीडर नहीं करेंगे, हम उसको डिडक्ट कर देंगे। आपके एग्जाम में उतना डिटेल से नहीं, वो सीधा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट दे देगा कि बाहर आपने बेचा एक्सपोर्ट, बाहर से आपने खरीदा इंपोर्ट, डिफरेंस नेट एक्सपोर्ट। तो सर इस मेथड से हमने नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के बारे में तो समझा नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ ये पता चला है कि एक्सपेंडिचर मेथड में कितने सेक्टर यानी कि कितने तरह से खर्च किया जाता है। हाँ जी, 4 तरह से खर्चे होते हैं। अगर हम इन चारों का सम कर दे तो आपका आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं, जीडीपी। क्या आ जाएगा? जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकंड है आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। थर्ड है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड फोर्थ है नेट एक्सपोर्ट्स। इन चारों का सम कर देंगे तो जो आएगा वो आपका जीडीपी आएगा। हाँ, अब क्योंकि हमने तीनों मेथड के बारे में पढ़ लिया, सबसे पहला जो था आपका इनकम मेथड था, तो इनकम मेथड में जो वैल्यू एडेड मेथड सबसे पहले मैंने बताया था, तो वैल्यू एडेड मेथड में जो हम सम करके आता था वो भी जीडीपी एट एमपी आता था। बट जब हम इनकम मेथड की बात किए थे तो इनकम मेथड में जब हमने 3 चीज का सम किए थे तो वहां पे जो सम करने पे आया था वो आपका आया था एनडीपी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी आया था। बट जब एक्सपेंडिचर मेथड को फॉलो करते हुए इन चारों का सम करेंगे तो जो आएगा वो आपका जीडीपी एट एमपी है। और आपको अगर क्वेश्चन में नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो नेशनल इनकम का मतलब एनएनपी एट एफसी होता है। और मालूम है कि जीडीपी के हेल्प से यहाँ पे कैसे पहुंचा जाता है। ये फर्स्ट डिफरेंस है, ये सेकंड डिफरेंस है और ये थर्ड है। तो ये तीनों में कन्वर्ट करना मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जी से एन पे जाने के लिए जो है नेट पे जाने के लिए आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, डोमेस्टिक से एन यानी नेशनल पे जाने के लिए आप प्लस करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, और मार्केट प्राइस से एफसी पे जाने के लिए यानी फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए आप माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो कमाल है, जीडीपी के हेल्प से आप एनएनपी यानी कि नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो हमने एक्सपेंडिचर मेथड की बात की। जब भी कोई चीज़ हम मेथड फॉलो करते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ हमें सावधानियां बरतनी पड़ती है। तो क्या क्या इसमें प्रिकॉशंस हमको लेनी पड़ेगी, एक बार मैं प्रिकॉशंस पढ़ के बता दे रहा हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप जल्दी से प्रिकॉशंस में देखिए, फर्स्ट जो है क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी, क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेगी। तो फर्स्ट जो है आपका एक्सपेंडिचर जो है, फर्स्ट में एक्सपेंडिचर इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। हाँ जी, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लेंगे, क्योंकि अगर इंटरमीडिएट गुड्स ऑलरेडी फाइनल गुड्स में इंक्लूड होता है ना, तो क्योंकि हमने सब फाइनल गुड्स की बात की है तो इंटरमीडिएट ऑलरेडी फाइनल में होता है तो हम उसे दोबारा से ले लेंगे तो डबल हो जाएगा। तो देख के स्माइल करना है अगर इंटरमीडिएट गुड्स या कंजम्पशन है तो। ट्रांसफर पेमेंट आर नॉट इंक्लूडेड एज सच पेमेंट्स आर नॉट कनेक्टेड विद एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, यानी कोई भी ट्रांसफर इनकम हम नहीं इंक्लूड करेंगे। ट्रांसफर इनकम का मतलब क्या है कि आपने पैसा कमाए, उस पैसा को आपने कहीं और ट्रांसफर कर दिए, मतलब अपने बच्चों को भेजे हो पढ़ने के लिए या कहीं भी कोई ट्रांसफर इनकम को कंसीडर नहीं करेंगे, या कहीं और से पैसा मिला उसको आपने खर्च किए तो वो कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, सेकंड हैंड गुड्स को खरीदने पर भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब पहली बार बिका होगा तो पहली बार जब बिका गया होगा तो इनमें से कहीं पे कंसीडर किया गया होगा ना। तो जब जिस साल अगर मान के चलो 2020 में 2018 में अगर कोई सामान खरीदा था किसी ने पहली बार, सपोज ये कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर 2020 में मैंने खरीदा था सपोज, तो जब 2020 में खरीदा था तो 2020 में इसकी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ गया होगा, ठीक है, या फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में आ गया होगा।
अब मैंने इसको दोबारा किसी को बेच दिया सेकेंड हैंड, तो ये फिर क्यों आएगा, क्योंकि ये 2020 के में ऑलरेडी इंक्लूड है। और एक बार जब गुड्स जो हमने प्रोड्यूस किया है इकोनॉमी में, उसको एक बार जब इंक्लूड कर दिए, अब दोबारा किसी को भी बेच दे वो नहीं कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि अगर करते हैं तो फिर इसी की दो बार वैल्यू, सपोज मैंने एक बार इसको 300 में खरीदा, आज सेकेंड हैंड मैंने 150 में बेच दिया, तो अगर ये 150 को भी कंसिडर किया जाएगा तो 300 प्लस 150 450 वैल्यू इसकी मानी जाएगी। क्या ये सही है? नहीं ना, इसीलिए हम सेकेंड हैंड चीज को हम कंसिडर नहीं करेंगे। परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। फाइनेंशियल एसेट्स लाइक शेयर्स हो गया, डिवेंचर हो गया, यानी कि फाइनेंशियल पैसे का लेना देना का काम होता है, इसमें कहीं गुड्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और हम एक्सपेंडिचर जो बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड में, वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जिसको कंज्यूम करने के लिए आपने खर्च की हो पैसा। तो शेयर्स या डिवेंचर जो है वो पैसा नहीं, हो एक पेपर का टुकड़ा है, समझ लो एक पेपर है, यानी कि वो उसमें सिर्फ आपका ओनरशिप बताता है, जो कि वैल्यू कम ज़्यादा होता रहता है, तो उसको इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, उसमें कोई गुड्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, यानी कि नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड किया जाएगा? एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन। क्या है ये? आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए आपने एक फर्नीचर है, एक फर्नीचर अगर बेचने के लिए अगर बनाया गया है तो वो तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, या फिर आपका यहां पे आ जाएगा। अगर आपने बिका नहीं है, बिकना रह गया तो यहां, और बिक चुका है आपने कंज्यूम कर लिए हैं तो यहां। पर आपने ऐसा कई बार देखे होंगे कि एक कोई फर्नीचर, जैसे कारपेंटर है, वो फर्नीचर खुद बनाया अपने रहने के लिए, तो अपने कंजम्पशन, खुद के कंजम्पशन के लिए बनाया है, तो वो कहाँ जाएगा? तो उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। तो यही लिखा है एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट प्रोडक्शन विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, ठीक है। अपने यूज के लिए इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुआ है ना, हम एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस की बात करें, प्रोडक्शन चाहे अपने कंजम्पशन के लिए करो या बाहर वाले के लिए करो, बाहर वाले तो सीधा सीधा इंक्लूड हो गया, अगर खुद के कंजम्पशन के लिए है तो वो भी यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। हाँ जी, अगर सरकार आप लोगों को फ्री में गुड्स एंड सर्विसेज अगर प्रोवाइड करती है, वो भी यहाँ पे आएगा। एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो भी अगर आपको कोई गुड्स एंड सर्विसेज देती है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी आपका यहीं पे इंक्लूड होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब हमने समझ लिया, क्या क्या इसकी प्रिकॉशंस होती है वो भी हमने समझ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में जो है इससे रिलेटेड हम कुछ प्रैक्टिकल सम्स को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम 10 इयर्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 15th लेक्चर में। तो दोस्तों इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।